ब्रिटिशर्स के समय में इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ज्यादा सफर करा क्योंकि मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी और सबसे पहले इस डिमांड को कम करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे बनाई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। यहाँ पर ब्रिटिशर्स के दो मकसद थे, पहला ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लेकर ब्रिटेन जाना और दूसरा ब्रिटिश मार्केट को एक्सपेंड करना इंडिया में। अब उन टॉपिक को कवर करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कैसे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्ट्रॉय करा गया इंडिया में। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले वर्ल्ड वाइड इंडियन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा हैवी डिमांड रहा करती थी। इंडियन रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। यही देखते हुए यहाँ ब्रिटिशर्स ने इंप्लीमेंट की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज, जैसे कि कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा जाएगा ब्रिटेन तो वो टैक्स फ्री होगा। ब्रिटेन के अलावा दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जाता तो ब्रिटिशर्स हैवी टैक्स चार्ज करा करते थे। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट था इंडिया का वो लूज करने लगा अपना डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट काफी ज्यादा टफ कंपटीशन फेस कर रहे थे उस समय पे, क्योंकि उस वक्त तक मशीन मेड गुड्स आने लगे थे और उनकी क्वालिटी बेटर हुआ करती थी और सस्ते भी हुआ करते थे। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ये वो समय था जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही थी। तो यहाँ से हमें 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना है। ये वो समय था जब वेस्टर्न इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप होनी शुरू हो गई थी, जैसे कि कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स। मेनली ये महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में सेटअप होनी शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मॉडर्न इंडस्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे कि सीमेंट, पेपर, शुगर और लास्ट में हमारे पास टाटा स्टील कंपनी भी स्टेब्लिश हो गई थी 1907 में। इंडिपेंडेंस से पहले कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ वो भी कम ही हुआ करता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करती थी जिनसे उन्हें हाई रिटर्न्स मिल सके, जैसे कि रेलवे और कम्युनिकेशन। अब हम कवर करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फॉरेन ट्रेड को भी डिस्ट्रॉय करा इंडिया के। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो हम फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कराने लगे, वो भी ब्रिटेन से। अब ब्रिटिशर्स की इन्हीं पॉलिसीज के कारण इंडिया बन गया नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम एक्सपोर्ट करा करते थे रॉ मटेरियल जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो और साथ साथ इंपोर्ट करा करते थे वुलन क्लॉथ्स एंड अदर फिनिश गुड्स। अब यही कंपोजिशन इंडिया की इकोनॉमी को बना दिया करता था बैकवर्ड। इंडियन फॉरेन ट्रेड पे कंप्लीट मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल करा जाता था ब्रिटिशर्स के थ्रू। इसी कारण की वजह से हमें 50% तक का ट्रेड करना पड़ता था सिर्फ ब्रिटेन के साथ, और बाकी का 50% हम ट्रेड करते थे हमारी नेबरिंग कंट्रीज से, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। 1869 में स्विस कैनाल बनने के बाद ब्रिटेन के साथ ट्रेड और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। पहले ब्रिटिशर्स इंडिया एक लॉन्ग रूट से आया करते थे, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने एक शॉर्टकट बना लिया स्विस कैनाल। इससे उनका काम आसान हो गया इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना और भी ज्यादा, इसलिए उनके साथ हमारा ट्रेड और भी ज्यादा इंक्रीज। इंडिया से इतना ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था तो देखने में लगता था कि सरप्लस ट्रेड हो रहा है, लेकिन सारा बेनिफिट होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करा करते थे रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में और उसे कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में वापस इंडिया को सेल करते थे, जिससे वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाते थे। लेकिन कभी भी उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते थे इंडिया में, वो सिर्फ इन्वेस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, आर्मी में और वॉर एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए। ये चीज शो करती है कि कैसे इंडियन वेल्थ को ड्रेन किया गया। अब इससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे कि कैसे इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी बहुत ज्यादा लो थी। ब्रिटिशर्स के समय में हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत ज्यादा कम था। किन कारणों से था, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।